नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा पर 22 जिले 22 खबर में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से आंदोलनकारी किसान गुस्से में हैं। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने मुख्यमंत्री कैप्टन को खूब खरी खोटी सुनाई। किसानों ने पंजाब के सीएम को चेतावनी भी दी कि वे किसानों के रास्ते में ना आए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक 3 कानून रद्द नहीं होते तब तक किसान आंदोलन करते रहेंगे और सिर्फ दिल्ली की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि उस हर जगह पर आंदोलन होगा जहां किसानों की सुनवाई नहीं होती है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ੇ 14 ਕਰੋੜ ਡੇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਸਣ ਲੱਗਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੰਪ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੰਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਮੌਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। हरियाणे वाला करनाल वाला देख ले जो खट्टर गौरमेंट तो बीजेपी दी है ना उन्हें कितना धक्का किसानों ने किया इसो जा भुल के भी कैप्टन अमरिंदर सिंह जो बयान देवे साढ़े संयुक्त मोर्चे ने बयान जो असी अगों उन्होंने जवाब दे दिता। इस करके कैप्टन अमरिंदर सिंह मैं समझना वोटां इलैक्शन लागे आन के करके दिमागी तमाजन जो गवा चुके हैं। जब वो पंजाब का किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो पंजाब का मुख्यमंत्री स्वयं ये कहता था कि मैं इन किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चलूँगा, साथ खड़ा हूँ, इनकी बात के समर्थन करता हूँ। आज जब इलेक्शन का समय आता है, सिर्फ इलेक्शन है, तो वो इस किसान आंदोलन को कुछ राजनीतिक लोगों को ये भी दिखाना चाहता है कि आने वाले समय में अगर कोई सरकार बनती है तो वो किसानों की मांगें नहीं मानेगी जैसे यही सरकार ने नहीं मानी है। उसी तरह से वो मुख्यमंत्री भी अब राजनीतिक भाषा पर आ चुका है, ना कि किसान के समर्थन में पहले भी नहीं था और ना ही आगे रहेगा। में जाकर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री को मैं बताना चाहूँगी अगर किसान पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम है तो वो हरियाणा में धरना लगाने के लिए नहीं आएंगे, वो पंजाब में ही लगाएंगे। अगर आपको अर्थव्यवस्था की इतनी चिंता है तो अपने किसानों की सुविधा जो किसानों की मांगे हैं उनमें किसानों का साथ दीजिए। मैं देश की जनता से अपील करती हूँ कि आप सब देख लो, अकेली बीजेपी जेजेपी के लोग ऐसे नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी भी, ये सभी के सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसलिए किसान भाइयों जागो और अपने दुश्मनों को पहचानो। ना कांग्रेसी हमारे हैं ना लोकदल हमारे हैं। तो रेल ते धरने ने वो भी सेंटर सरकार के खिलाफ ने, ਜਿਹੜੇ ਟੂਬਲਾਜਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ ਕੇ ਧਰਨੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੀ ਵੀ कैप्टन साहब ने बयान क्यों देता है। उस सरकार को नुकसान पहुंचेगा, लोगों की जेबों का फायदा भी हो जाएगा। उधर इनेलो के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल की जयंती पर होने वाले सम्मान दिवस रैली अब तक की इतिहास की सबसे बड़ी रैली होगी। अभय चौटाला ने कहा कि इस रैली के बाद तीसरे मोर्चे के गठन का आगाज हो जाएगा। इस दौरान अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी निशाना साधा। एलनाबाद उपचुनाव में देरी को लेकर पूछे गए सवाल पर अभय चौटाला ने कहा कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर सरकार तो डरी हुई है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी उपचुनाव करवाने की मांग नहीं कर रही है। देखो, सरकार तो चुनाव से डरी हुई है, सरकार तो चुनाव कराना नहीं चाहती, टालना चाहती है जितना दिन टाल सके। लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष भी सरकार के साथ मिला हुआ है। कांग्रेस ने आज तक किसी भी एक नेता ने ये बयान दिया कि भी उपचुनाव जो है उसका समय पूरा हो चुका है और सरकार को चुनाव कराना चाहिए। वो भी सरकार के साथ मिली है। उनको भी इस बात का डर और भय है कि तुम्हारा भी यहाँ दिवालिया पिट जाएगा, लोग तुम्हें बुरी तरह से सबक सिखाएंगे, टेलीविज़न खोल करके रखें, उनकी तसल्ली करा देंगे लोग। उन लोगों की तसल्ली तो अब तक कर चुके हैं। ऐसे हालात में मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। मुझे भी आज 30 साल से ज़्यादा समय हो गया राजनीति में, करिए राजनीति में रहते हुए। मैंने बहुत सारे राजनीति में उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में किसी राजनीतिक पार्टी का आम लोगों से बहिष्कार होते हुए नहीं देखा। बहुत दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज तक की जितनी भी रैलियाँ हुई है इस देश की सबसे बड़ी रैली होगी। इतने ज़्यादा लोग वहाँ होंगे, इतनी बड़ी संख्या होगी लोगों की कि आप खुद अचंभा मान जाएंगे। मैं आप सबको इसका निमंत्रण देता हूँ कि आप सब लोग वहाँ जरूर आकर के सब हम अपनी आँख से सारा नज़ारा देख। तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्हें ना तो कानून का खौफ है और ना ही पुलिस का डर है।
ऐसा ही एक मामला तब नजर आया जब पीड़िता का आरोप है कि दबंगों ने उसका जीना दुभर किया हुआ है और इस मामले में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में दबंगों की दबंगई के चलते महिलाएं खुद को असुरक्षित समझ रही हैं। एक पीड़िता का आरोप है कि दबंगों को ना तो पुलिस और ना ही कानून का खौफ दिखता है। ये भी है कि दबंगों ने महिला का जीना दूभर किया हुआ है और पुलिस भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल महिला जब पिपली स्थित अपनी दुकान पर गई तो आरोपी युवक ने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी और मना करने पर उसके कपड़े खींचे गए। वह अपने 8-10 साथियों के साथ उसकी बदतमीजी की। पीड़िता ने भागकर थाने में शरण ली। बड़ी मशक्कत के उपरांत आरोपियों के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से महिला कहती है कि क्या बड़ी वारदात होने के बाद पुलिस कार्रवाई करेगी। जब दबंग समझे जाने वाले मंत्री अनिल विज भी कुरुक्षेत्र पुलिस के रवैये से खफा हैं तो आम आदमी का तो कहना ही क्या। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गन्नौर के अगवानपुर गांव में नाबालिग से पिटाई के मामले को लेकर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 4 आरोपियों में से 2 आरोपी नाबालिग हैं। आपको बता दें कि पेड़ पर लटका कर नाबालिग की बेरहमी से पिटाई की गई थी और इसके बाद आखिरकार 4 आरोपियों की अब गिरफ्तारी हुई है। सभी चारों की जो आरोपी हैं उनकी चारों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो क्या मामला था ये एक वीडियो वायरल हो गई थी, एक लड़के को पेड़ पे बांध के उल्टा लटका के उसको उसकी पिटाई कर रहे और इनकी कुछ एक दिन पहले कोई कहा सुनी होगी थी। उस वजह से ये वहाँ जाके इन्होंने सुलह करने के लिए इनको बुलाया, साथ में चले गए। उधर टोहाना में फर्जी पासपोर्ट बनाने का पर्दाफाश हुआ है। शहर पुलिस ने क्षेत्र का फर्जी पता वेरिफिकेशन में लिखवाकर पासपोर्ट बनवाने के मामले में 3 दर्जन से ज्यादा लोगों पर धोखाधड़ी करने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। यह मामला जिला फतेहाबाद पुलिस के सुरक्षा प्रभारी की शिकायत पर शहर थाने में दर्ज किया गया है। पिछले वर्षों में बने पासपोर्ट की रीवेरिफिकेशन में फर्जी पासपोर्ट बनवाने का एक बड़ा मामला सामने आया। अब इस मामले में पुलिस ने 3 दर्जन से अधिक पासपोर्ट होने की पुष्टि की है। इसके चलते दर्जनों लोगों पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं चरखी दादरी जिले के गांव कलियाड़ा में डिस्पेंसरी की इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है और कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चरखी दादरी जिले के गांव कलियाना की डिस्पेंसरी लोगों के लिए न केवल परेशानियों का सबब बनी हुई है बल्कि कर्मचारियों के लिए भी जान की आफत लेकर आई है। कर्मचारियों का सीधे तौर पर कहना है कि जिस तरह से भय के साए में उनको काम करना पड़ रहा है, ऐसे में ना तो वहां पर मरीज आ पा रहे हैं बल्कि कर्मचारी खुद भी वहां आने से गुरेज करने लगे हैं। आपको बता दें कि पहले ये डिस्पेंसरी गाँव के पंचायत घर में चलती थी, लेकिन उसके बाद इसको तब्दील करके गांव के पशु चिकित्सालय में बदल दिया गया था और उसकी हालत इतनी खस्ता है कि वहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में लोगों ने इस बात को लेकर न केवल प्रशासनिक अमले को अवगत करवाया बल्कि स्वास्थ्य महकमे के उच्च अधिकारियों को भी इस बारे में कई बार पत्र लिखे हैं। पत्र व्यवहार के जरिए अवगत करवाया गया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाले हैं। अब इन कर्मचारियों ने और साथ ही साथ अगर ग्रामीणों की बात करें तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि शायद विभाग और प्रशासनिक अमले को किसी बड़े हादसे का इंतजार है, क्योंकि हादसे का सबब ये डिस्पेंसरी बनी हुई है। चरखी दादरी से सहयोगी लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं अंबाला शहर की नई अनाज मंडी में चल रही रामकथा और भंडारे में मेयर शक्तिरानी शर्मा ने शिरकत की। रामकथा में मेयर शक्तिरानी शर्मा के साथ हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर सेक्टर 10 वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान कमल सिंगला ने बताया है कि यह कार्यक्रम बाबा बंसीवाल जी की स्मृति में 11 से 15 सितंबर तक करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सेक्टर 9 से पंडित वेद प्रकाश सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक रामकथा का वाचन कर रहे हैं। और इसके पश्चात प्रतिदिन भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग रामकथा सुनने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़े, उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।
देश के बड़े शहरों में आतंकी हमलों की साजिश नाकाम। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए 6 आतंकी। यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली से हुई गिरफ्तारी। आंदोलन के चलते बंद रास्तों को लेकर कल मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक। गृह मंत्री अनिल विज बोले, अब आंदोलन नहीं कह सकते हैं गदर। पंजाब के सीएम पर हरियाणा की शांति भंग करने के आरोप। कैप्टन का बयान, हरियाणा की इकोनॉमी बर्बाद करने वाला। ओपी धनखड़ ने पंजाब सीएम पर साधा निशाना। कृषि मंत्री जेपी दलाल बोले, बॉर्डर से जत्थेदारों को वापस बुलाएं कैप्टन। कंवरपाल गुर्जर ने कहा, कांग्रेस प्रायोजित है आंदोलन। खोरे के लोगों का पुनर्वास न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। सरकार से पूछा, क्यों लगा इतना वक्त। सरकार ने मरम्मत के काम का दिया हवाला। तो चलिए फिर से खबरों पर लौटते हैं। हरियाणा के सभी रोडवेज डिपो और बस अड्डों पर रोडवेज कर्मचारियों ने तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार के खिलाफ सुबह 9 बजे से 11 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। कैथल में भी रोडवेज कर्मचारियों ने बस अड्डे पर तालमेल कमेटी के बैनर तले पंजाब सरकार का विरोध जताया है। कैप्टन अमरिंदर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कर्मचारी नेताओं ने बताया कि पंजाब में रोडवेज के अंदर लगभग 90% कच्चे कर्मचारी हैं और वे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जब तक उन्हें पक्का नहीं किया जाता उन्हें पैरोल पर लिया जाए और पैरोल पर हैं उनको पक्का किया जाए। समान काम समान वेतन दिया जाए। आपको बता दें कि पंजाब रोडवेज कर्मचारी 6 सितंबर से लगातार हड़ताल पर चल रहे हैं। उधर जींद के निडाना गांव से 3 दिन पहले गायब हुए किसान का शव उसके खेत से बरामद हुआ है। मृतक के पास से शपथ पत्र पर लिखा हुआ एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। इसमें किसान ने यूनियन बैंक के मैनेजर पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जुलाना थाना पुलिस ने सुसाइड नोट को आधार मानकर मृतक के बेटे की शिकायत पर बैंक मैनेजर के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक निडाना गांव निवासी किसान दलबीर 10 सितंबर को घर से लापता हो गया था। परिजनों ने उसकी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। सोमवार दोपहर बाद दलबीर का शव उसके कपास के खेत में पाया गया। शव लगभग 3 दिन पुराना दिखाई दे रहा है। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। आशंका जताई जा रही है कि दलबीर ने जहर खाकर आत्महत्या की है। तो वहीं फरीदाबाद में लगातार डेंगू और मलेरिया के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। फिलहाल जिले में 27 डेंगू के मामले आ चुके हैं। हालांकि अभी कोई भी मरीज सीरियस नहीं है। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए पूरे फरीदाबाद को 4 जोन में बांट दिया गया है, जहां पर 10-10 लोगों की टीम भेजी गई है। अब तक फरीदाबाद में 800 लोगों के चालान भी किए जा चुके हैं। लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। पलवल के गांव चिल्ली में रहस्यमय बुखार के चलते डॉक्टर विनय गुप्ता का कहना है कि अभी तक फरीदाबाद में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एहतियातन वे तमाम जरूरी कदम उठा रहे हैं। फरीदाबाद में डेंगू के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके साथ साथ में अगर पलवल ज़िले की बात करें तो वहाँ भी एक गांव में मिस्ट्री फीवर है। इसको लेकर किस तरह की तैयारी, क्या फरीदाबाद में मिस्ट्री फीवर है, डेंगू के कितने मामले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर जानने के लिए हमारे साथ में फरीदाबाद के CMO हैं डॉक्टर विनय गुप्ता। उनसे बात कर लेते हैं। सर, डेंगू के लगातार जानकारी मिल रही है कि मामले बढ़ रहे हैं फरीदाबाद में, कितने मामले हैं और क्या आपकी तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं? डेंगू के मामले हमारे शहर के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी तक कुल 27 मामले डेंगू के हमारे पास आ चुके हैं और 5 मामले मलेरिया के आ चुके हैं। तो हमारा ध्येय है कि इन सभी को हमने कंट्रोल करना है और अर्ली से अर्ली ट्रीटमेंट करके उनका इलाज करना है। इसके लिए हमने NS1 एंटीजन और सीरोलॉजी के टेस्ट IDSP लैब में शुरू कर दिए हैं, जिनसे कि इनका जल्दी डायग्नोसिस हो सके और टाइमली ट्रीटमेंट किया जा सके। सर, टाइमली ट्रीटमेंट की आप बात कर रहे हैं, चूँकि पलवल ज़िला बिल्कुल पड़ोसी ज़िला है, वहाँ एक मिस्ट्री फीवर की बात आ रही है। 10 बच्चों की मौत भी हो गई और 100 के करीब वहाँ बुखार में हैं लोग। तो क्या फरीदाबाद में भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? ना, फरीदाबाद में अभी तक कोई भी मिस्ट्री फीवर का कोई पेशेंट नहीं आया है, लेकिन फिर भी हम कोई भी फीवर का पेशेंट होता है
उसकी सभी तरह की जांच करते हैं, जिसके अंदर डेंगू, मलेरिया, सीबीसी, एक्सरे सब कुछ जांच करके हम कोशिश करते हैं कि उसका क्या कारण है। यदि कोई वायरस ऐसा है तो हम उसका सैंपल लेकर दिल्ली वायरोलॉजी लैब में भेजकर उसकी जांच कराएंगे, लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा मिस्ट्री फीवर का पेशेंट। डेंगू की बात करें तो किस तरह के, चूंकि 27 मामले आप जिक्र कर रहे हैं, किस तरह के गंभीर स्थिति में हैं पेशेंट या कितने खतरनाक है ये डेंगू? अब तक जो भी पेशेंट आए हैं सारे मरीज़ रिकवर हो रहे हैं। किसी पेशेंट के अंदर प्लेटलेट काउंट थोड़े कम हो रहे हैं, जिसके लिए ऑब्जर्वेशन के अंदर पेशेंट को कई जगह एडमिट भी किया जा रहा है। मेनली इसका ट्रीटमेंट आईवी फ्लूइड है। यदि प्लेटलेट काउंट 20,000 से कम हो जाए तो हम उसे एडमिट करते हैं, या कहीं से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे एडमिट करते हैं। अपने सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता, जिनका साफ तौर से कहना है कि मलेरिया और डेंगू को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से मुस्तैद है और 3 तरीके से तैयारी की जा रही है। एक तरफ जहां जागरूकता फैलाई जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहीं कुछ लापरवाह लोगों के जिसकी वजह से ये लार्वा फैल रहा है उसको चालान किए जा रहे हैं और 4 जोन में बांटा गया है पूरे शहर को। और हॉस्पिटल में भी उनको डेंगू हो रहा है उनके इलाज की भी पूरी तैयारी कर ली गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक। पूरा विश्व कोरोना महामारी की 2 लहर झेल चुका है। अब भारत में तीसरी लहर दस्तक देने वाली है और मेडिकल साइंस से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने लोगों से अपील की है कि जितना जल्दी हो सके प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन जरूर ले लें। वैक्सीन ट्रायल टीम के कोऑर्डिनेटर और पीजीआई रोहतक में कार्यरत डॉक्टर रमेश वर्मा ने कहा है कि तीसरी लहर उन लोगों को ज्यादा प्रभावित करेंगी जो लोग क्रोनिकल बीमारी से पीड़ित हैं और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली होगी, इसमें चाहे बड़े हो या फिर बच्चे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी लोगों को कोरोना नियमों के पालन में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, अन्यथा ये लापरवाही उनके लिए घातक साबित हो सकती है। तो वहीं महामारी के बीच छात्रों और अभिभावकों के साथ निजी स्कूलों का टॉर्चर जारी है। करनाल के कलहेड़ी गांव स्थित यूनिवर्सल एकेडमी स्कूल पर 4 छात्रों का 1 साल बर्बाद करने के आरोप लगे हैं। छात्रों के पिता सुरेंद्र शर्मा की शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुरेंद्र का यह आरोप है कि जबरन फीस वसूलने के लिए स्कूल प्रबंधन ने उसके बच्चों की SLC नहीं दी। वहीं हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की शाखा में और वृद्धि हुई है। दरअसल संस्थान की एक छात्रा का चयन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो में हुआ है। ये लड़की उन 10 भाग्यशाली विद्यार्थियों में से एक है जिन्हें देश भर से इसरो ने अपने साथ काम करने के लिए चयनित किया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन सौंपने पर आपके मोबाइल का डाटा पूरी तरह से उड़ जाता है। जी हां, चौंके मत। ऐसा ही एक वाकया पलवल में 9वीं कक्षा के 14 साल के छात्र के मोबाइल फोन हाथ में लेने पर हो रहा है। अलीगढ़ के जट्टाधारी गांव के रहने वाले अस्तित्व के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। अस्तित्व के पिता गौरव अग्रवाल ने बताया कि मई से उनके घर में अचानक ही मोबाइल फोन डाटा अपने आप उड़ने लगा। वे अपने मोबाइल फोन को लेकर सर्विस सेंटर पर भी लेके गए और अपने मोबाइल फोन का डाटा उड़ने के कारणों का पता लगाने की कोशिश की। उधर भिवानी में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सांसद धर्मवीर सिंह ने हिंदी के 41 अध्यापकों को सम्मानित किया। वर्ष 1949 में आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था और तब से हर वर्ष पूरे देश भर में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में भिवानी में भी विभिन्न संस्थाओं के द्वारा हिंदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनसेवा कल्याण ट्रस्ट के बैनर तले भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हिंदी के 41 विद्वानों को ज्ञानदीप पुरस्कार से नवाजा गया। तो चलिए इसी के साथ ही 22 जिले 22 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।